अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। खुफिया एजेंसियों और एग्जीक्यूटिव के एहलकारों के दबाव और धमकियों से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के खत के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया है। अब से कुछ देर पहले ज़राए से खबर सामने आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल दिन 2 बजे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात करेंगे, जिसमें वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी मौजूद होंगे। इससे पहले आज अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी, जिसकी तफसीलात से उन्होंने वजीर आज़म को आगाह किया है। जिसके बाद ये पेशरफ सामने आई है। आम बात यह है कि इस मामले पर मुल्क की बड़ी वकला तंजीमें जजिस के साथ खड़ी हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं। साथ ही अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक चलाने का इंदिया भी दे रही हैं। जबकि आज खुद सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर गौर करने के लिए फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज समेत तमाम जजेस शरीक हुए हैं। फुल कोर्ट मीटिंग का एलामिया अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन ज़राए से खबर सामने आई है कि फुल कोर्ट इजलास में जजेस ने खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया और ये इजलास तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहा। सिर्फ यही नहीं, मुल्क भर की वकला तंजीमों का भी इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने एलामिया में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार जजिस के खत में जिक्र किए गए वाक़यात पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार करती है। जजिस की निजी जिंदगी में मुदाखलत पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंक्वायरी और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। पंजाब बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। साथ ही सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने हंगामी इजलास में मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजिस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। साथ ही बलूचिस्तान बार काउंसिल ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अज खुद नोटिस लें, जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल फौरी तौर पर वकला कॉन्फ्रेंस तलब करके आइंदा कलाए अमल तय करे। इसके अलावा कुछ देर पहले पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपने एलामिये में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजिस पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर तहकीकात का मुतालबा किया है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जजिस के खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है। जब तक वहाँ से कोई लाए-अमल इख्तियार नहीं किया जाता या वहाँ से इसका कोई जवाब नहीं आता, बतौर हुकूमती नुमाइंदा इस पर तबसरा करना फिलहाल मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि वो खत चीफ जस्टिस को लिखा गया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जब तक वहाँ से कोई लाहे अमल इख्तियार नहीं किया जाता या वहाँ से उसका कोई जवाब नहीं आता, मेरा ख्याल है बतौर हुकूमती नुमाइंदे के उस पर तबसरा करना जो है वो फिलहाल मुनासिब नहीं होगा। और एक इदारे के जजेस ने दूसरे अपने चीफ जस्टिस जो उनका हेड है उनको एक खत लिखा है, तो हम इसका ऑब्वियसली वेट करेंगे कि क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाता है। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने तो इस मामले पर बतौर हुकूमती नुमाइंदा तबसरा करने से गुरेज किया, लेकिन उन्हीं की जमात के रहनुमा और नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने खत लिखने वाले जजिस को ही कटहरे में खड़ा कर दिया। दिनों से हम सुन रहे हैं कि जी 9 मई के मामलात जो हैं वो आने वाले हैं, जिनको सजाएं होने वाली हैं, वो सजाएं सुनाई जाने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है, आजकल भी उसकी समाअत जारी है। एन उस मौके पे आके ये कहना जी कि एजेंसियां दखील हो रही हैं या इंतजामिया दखील हो रही है, जैसे आज ये दखील हुई हो, ऐसे नहीं है। ये इस मौके पे एक पॉलिटिकल नैरेटिव अदालत के अंदर से बनाने की कोशिश की गई है। इन 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का जो रवैया और तर्ज अमल है, और ये शिकायत किससे कर रहे हैं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। वो कहाँ से फोरम आ गया इंतजामिया के या किसी एजेंसी का नोटिस लेने वाला? वो तो फोरम है आपकी पकड़ करने वाला। वो आपकी गिरफ्त कर सकता है कि आपने वक्त पे क्यों नहीं बताया, जब आपके घर से कैमरे निकले क्यों नहीं बताया आपने, किसी पे तशद्दुद हुआ क्यों नहीं बताया आपने। जब शौकत अजीज ने ये कहा था तो उस वक्त ऐसा नहीं हो रहा था। आपकी राय क्या थी इन 6 जजों की? चले 6 इनमें से नहीं थे, लेकिन जो सबसे सीनियर थे यानी साहब, वो उस वक्त भी मौजूद थे। आज वो उस पोजीशन में है जिस पोजीशन में शौकत अजीज सिद्दीकी थे, सबसे सीनियर जज है। वो क्यों नहीं बोले उस वक्त? उन्होंने क्यों वो केसेज ले लिए? उन्होंने क्यों जमानत नहीं होने दी? उन्होंने क्यों 2 साल की मेहनत बचाई? और आज वो कह रहे हैं जी कि एजेंसियां असरअंदाज होती हैं। तहकीक यहीं से शुरू होने चाहिए, इन्हीं 6 बंदों से होनी चाहिए कि जिस दिन कैमरा तुम्हारे घर से निकला, आपने क्यों नहीं अगले दिन उस बंदे को बुला ली? आप एक एहलकार की, कर्नल की या मेजर की शिकायत कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, आपने क्यों नहीं अगले दिन उसे अपनी अदालत के कटारे में खड़ा कर लिया? यू आर द अथॉरिटी, आपको सजा देनी थी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं देनी होगी। आपने अपने फराइज से कोताही की है, आज आप सियासत करना शुरू कर दिया। अहम बात यह है कि जिस वक्त जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी एजेंसियों के हवाले से ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे थे, तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ उन पर सवालात उठा रहे थे, उन पर तनकीद कर रहे थे और जनरल फैज़ हमीद की तारीफ़ें कर रहे थे। और आज जब नून लीग के दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एजेंसियों पर ऐसे ही इल्ज़ामात लगाए हैं, तो नून लीग की तरफ से इन जजेस पर तनकीद की जा रही है, जबकि तहरीक इंसाफ इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है। आज बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी की जाए और सुप्रीम कोर्ट खुली समाअत करे।
जो जज साहिबान ने जिंदगी में पहली मर्तबा कोई ऐसा लेटर लिखा है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। हम साथ मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। हम ये भी मुतालिबा करते हैं कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग फुल सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में करे। जो एक नामुमकिन लोग सोचते थे आज मुमकिन हो गया। ये 6 जज हजरात ने ये खत लिख दिया, तहरीरी तौर पे एक चार्जशीट आ गई और इस पे हम लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सारों को रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा इकदाम लें, स्टेप अप और आइन और कानून की पासदारी करें। वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अदालती उमूर पर एजेंसियों की मुदाखलत का तनाज़ा जजिस के खत के बाद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान के नाम लिखे गए खत में मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। केसेस पर असरअंदाज होने के लिए जजिस को डराने धमकाने और उनकी और उनके अहल खाना की निगरानी के संगीन वाक़यात बयान किए हैं, जिनमें दबाव की वजह से एक जज के अस्पताल में एडमिट होने का वाक़या शामिल है। एक जज के घर से सर्वेलेंस के आलात बरामद होने का वाक़या शामिल है। इसी तरह एक जज के घर पर क्रैकर्स फेंकने के वाक़या शामिल है। साथ ही एक जज के करीबी रिश्तेदार को अगवा करने का वाक़या भी शामिल किया गया है। और फिर मज़ीद लिखा है कि ये मामला 22 मार्च को जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठा है, जिसमें करार दिया गया है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज थे, उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की 11 अक्टूबर 2018 की रिपोर्ट की बुनियाद पर गलत तरीके से ओहदे से हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज समझा जाएगा। खत के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इस मामले के बाद हटा दिया गया था जब उन्होंने अवामी सतह पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उस वक्त के डीजीसी मेजर जनरल फैज़ हमीद की सरबराही में ISI के एहलकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तश्कील का तयन कर रहे हैं और साथ ही इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की प्रोसीडिंग्स पर भी मुदाखलत कर रहे हैं। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को एक हद तक दुरुस्त साबित कर दिया है, लेकिन गैर रस्मी तरीके से उनकी ओहदे से बरतरफी का कई साल बाद इजाला नहीं किया जा सकता। मजीद ये कि क्या उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज़ हमीद की सरबराही में ISI के एहलकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत के काम में मुदाखलत कर रहे थे। इस मामले को खुला छोड़ दिया गया है। अगर वो ऐसी मुदाखलत कर रहे थे तो फिर जिन्होंने अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर किया और जिन्होंने ऐसी मुदाखलत की मदद और हौसला अफजाई की, उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा किसी भी ऐसे अमल का तदारुक किया जा सके। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने मीडिया इंटरव्यू में अपना मुतालबा दोहराया है कि अदालती कार्रवाइयों में ISI के एहलकारों की इंजीनियरिंग के मकसद के तहत मुदाखलत से मुतालिक इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मज़ीद लिखा कि हम जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की अपने इल्ज़ामात की तहकीकात से मुतालिक दरख्वास्त की हिमायत करते हैं। साथ ही इस्तदा करते हैं कि इस तहकीकात का दायरा बढ़ाकर तयन किया जाए कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी मामलात और इसके मातहत अदालतों की कार्रवाइयों पर अब भी ऐसी मुदाखलत जारी है और क्या हाई कोर्ट्स, ज़िलाई और खुसूसी अदालतें इंटेलिजेंस एजेंसियों की दबाव पर मबनी खुली या पोशीदा धमकियों के तहत काम कर रही हैं। हम ये भी नोट करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जजेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट इस हवाले से कोई रहनुमाई नहीं देता है कि जज कैसे इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट करे या रद्द अमल दे जो डराने और अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ है। खत में मज़ीद लिखा है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस में साबिक जज को रिलीफ दे दिया गया है और हम समझते हैं कि जहाँ ऐसा इकदाम ज़रूरी था तो वहीं ये नाकाफ़ी भी हो सकता है। हम समझते हैं कि इनफरादी जजेस के लिए ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे बहादुर हों ताकि एग्जीक्यूटिव के जुल्म से अपने बलबूते पर लड़ सकें, ना ही उन्हें जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जितना साबित कदम होने की ज़रूरत होनी चाहिए ताकि अपनी बेगुनाही साबित करने की खातिर ओहदे से बरतरफी के बाद लंबे अरसे तक लड़ाई जारी रख सकें। इसके बाद जजेस ने लिखा है कि अदलिया की आज़ादी को कायम रखने और उसे महफूज करने के लिए इदारा जाती रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। इस हवाले से जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इंटरव्यू का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने अपने इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया। देखिए उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में क्या मुतालबा किया। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि मेरे इल्जामात के हवाले से तहकीकात जरूर होनी चाहिए और वो लोग जो इस सारे अमल में मुलव्वस थे, अगर मेरे इल्जामात सच साबित होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और हसनात मलिक मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ज़ाहिर कल इतनी बड़ी खबर आई, उसके बाद एक फुल कोर्ट इजलास होना, मगर फुल कोर्ट इजलास के बाद कोई खबर नहीं आई, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई और अब यह खबर आना और ग़ालिबन आपने ये खबर दी कि शायद वज़ीर आज़म कल मुलाकात करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस से। क्या हो रहा है?
ये शाज़ेब, जैसा कि आज सुबह जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात हुई थी और उसके बाद जब हमने अटॉर्नी जनरल से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसकी तस्दीक की थी और इस बात का उन्होंने अंदिया दिया था कि ये मामला इंतहाई अहम है और इसका प्रोब जो है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। अब जो है वो उसके बाद उस मुलाकात की तफसीलात से ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो है आगाह किया और ये हुकूमती ज़राए से जो हमें ख़बर मौसूल हुई है उसमें ये तय किया गया है कि कल 2 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ अलॉन्ग विद लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं वो इस ज़मीन के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास जाएंगे। अब अगर हम इन सारे वाक़यात को और इनकी कड़ियों को देखें और जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी के और फिर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों को देखें कि प्रोब या इंक्वायरी के लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है, तो वो जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 2017 के नीचे, उसके नीचे जो है वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट बनाया जा सकता है। जैसा कि आपको याद होगा कि जब साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की जो खुशदामन हैं उनकी ऑडियो लीक्स आई थी, तो फिर उसके बाद जैसे कि मुजाहिर नकवी साहब की, परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो लीक्स आई थी, तो उसके बाद एक कमीशन जो है वो बनाया गया था। उस वक्त सीनियर पीने जज थे जस्टिस काजी फैज़ ईसा, लेकिन उस कमीशन को स्टे कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने, जिसकी सरबराही उमर अता बंदयाल साहब कर रहे थे। तो जो गालिब इम्कान यही है कि जो वाक़यात जो कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो जिनका इशारा करते हैं 2018 के और उस वक्त के इंतखाबात से पहले के, और उसमें जिस तरह से खुफिया इदारों के इन्वॉल्व या मैनिपुलेट करने के उनके इल्ज़ामात थे, वो इसमें तय नहीं हुए हैं। तो ये वो हुकूमत अब देखें, वो जो मुतासिर हुई थी, आज उसी पार्टी की हुकूमत जो है वो यहाँ पर सेंटर के अंदर मौजूद है और वफाकी हुकूमत का ये इख्तियार भी है। तो ये बहुत ही मेरा ख्याल एक मुनासिब होगा कि वो वाले वाक़यात और उसके बाद से होने वाले वाक़यात जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनका एक प्रोब हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ज़ाहिर है कि वो उसका दायरा इख्तियार है कि वो अपने जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको तरमीम कर सकती है, जैसे कि अभी 29 फरवरी और फिर उसके बाद के 2 इजलास हुए और उसमें जो है वो आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 4 या 6 के अंदर जो है वो अमेंडमेंट की गई कि अगर इस तरह से किसी जज के खिलाफ इल्ज़ामात आए तो वो अपना बयान जो है वो मुद्दा बयान कर सकता है। तो गालिबन मुझे ऐसा लग रहा है आज भी जो इस्लामाबाद फुल कोर्ट मीटिंग हुई है उसके अंदर बड़ी तफसील से मुख्तलिफ अमूर जो हैं वो उसके ऊपर गौर व ख्वाज़ हुआ है, राय ली गई हैं। लेकिन जो पहले ये तय हुआ था कि शायद एक इलामिया जो है वो जारी किया जाएगा, लेकिन बादज़ा वो इलामिया जो है वो हमारे ज़राए का ये कहना है कि वो शायद जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि ये मामला जो है वो पीयर्स ऑफ द जुडिशरी उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इस हवाले से क्या मुनासिब अमल लेते हैं। अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जाने तो इसका मतलब है कि वो कमीशन के लिए चीफ जस्टिस की अगर कोई जुडिशल कमीशन हुकूमत वफाकी हुकूमत बनाना चाहती है, क्योंकि इनके साथ भी वही इल्ज़ामात हैं, जबकि अब जो जज साहिबान हैं वो भी इस तरह के एक मखसूस सियासी जमात के रहनुमा के मुकदमात के हवाले से दबाव की बात कर रहे हैं। तो ये बेहतर होगा कि वफाकी हुकूमत जिसके पास ये इख्तियार भी है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे एक ऐसा हाई पावर्ड कमीशन बनाए और इस मामले की प्रोब की तरफ मामला जाए। हसन मलिक साहब, ज़रा इतना बड़ा वाक़या होना, फिर आज इजलास होना बड़ा वाक़या था, इसीलिए एक फुल कोर्ट इजलास हुआ, मगर कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है। क्या इतलात है, आपको क्या लग रहा है किस तरफ मामला जा रहा है? देखें, जो अब ये नई डेवलपमेंट हुई है कि कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस काजी फैसा और सीनियर पुनी जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से 2 बजे मुलाकात करेंगे। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि इलामिया में भी ना आए, लेकिन एक चीज़ है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट में। जो प्राइम मिनिस्टर की चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात, इस पे भी देखना होगा कि क्या इस टाइम पे उनको मिलना चाहिए। ये बात हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसा के दौर में जो है एक मिसाली तल्लुक़ है मौजूदा हुकूमत जो नून लीग जिसको लीड कर रही है उसके साथ। और हम देखते हैं कि 6 महीने में उन्होंने माजी के जो भी मामलात थे 40 साल पुराना वो तो देखे, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि एक
जमात को शिकायत है PTI को, उस हवाले से कोई ऐसा सच नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होता कि मुलाकात से पहले वो ख़ुद ही फुल कोर्ट में कोई ऐसा एक फाइनल जो है वो एलामिया जारी हो जाता। मुलाकात से मज़ीद जो है वो PTI की तरफ से क्रिटिसिज्म आएगा और चीफ जस्टिस काजी फैसा को भी उसी तरह से जो है वो हम देख रहे हैं कि सूरत हाल का सामना है। जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब को पीपल्स पार्टी तनकीद करती थी कि जी हमारे हवाले से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, मिसट्रस्ट था, नून लीग को साकिब निसार साहब पे था। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसा मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से मुलाकात से और सीनियर पुनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह अगर इज्तनाब करें और ख़ुद सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक लेटर लिख देते या रेलिवेंट इदारों की तरफ से और उसके बाद इंक्वायरी शुरू हो जाती तो बेहतर होता। जहाँ तक शौकत सदीकी साहब का मामला है, वो जजमेंट में अगर जस्टिस काजी फैसा लिख देते कि जी ये जो शौकत सदीकी साहब की जो मुलाकात हुई, क्या जो है एजेंसीज़ के सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो जजेस से मिल सकते हैं, मुलाकात तो इस तरह कर सकते हैं जिस तरह शौकत सदीकी साहब को अप्रोच किया गया, उसमें क्या वो अगर अपनी जजमेंट में वो चीज़ें लिख देते तो मे बी ये लेटर भी ना लिखा जाता। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा जो रोल है इस वक्त हुकूमत का, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का, उस पर सुप्रीम कोर्ट की खामोशी है और हाई कोर्ट में जो है वो जजेस की में एक तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल है। हम देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में भी फुल कोर्ट मीटिंग में भी कुछ जजेस बोले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से ये लेटर आना, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे एडवांटेज है हुकूमत को वो ये है कि जो उनकी सोच है और बार है वो तकरीबन एक पेज पे हैं और सुप्रीम कोर्ट से मैंने तकरीबन 15 साल में कभी इस तरह नहीं देखा कि इतनी हमहंगी एग्जीक्यूटिव और अदलिया में है जितनी इस वक्त है। तो ये चीज़ें जो हैं इस वक्त हुकूमत को एडवांटेज है। हालांकि हमने देखा है कि जब इस तरह का लेटर आ जाना, फिर अटार्नी जनरल लॉ मिनिस्टर की फुल कोर्ट मीटिंग से पहले चीफ जस्टिस काजी फैसा से मुलाकात, ये वैसा अनयूजुअल है। माजी में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मुलाकात हुई थी इफ्तिखार चौधरी साहब से, वो खुद ही आ गए थे। इफ्तिखार चौधरी साहब एक रेफरेंस, एक तकरीब हो रही थी, उसके बाद इस तरीके से एक रिलेशनशिप बनाया गया, लेकिन इस तरह नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि अच्छी बात है, इदारे जो है उनमें एक जो है वो हमहंगी होनी चाहिए नेशनल मामलात में। माजी में हमने देखा है कि जब कन्फ्रंटेशन रहती है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, उसके बड़े नुकसानात रहते हैं। बहुत से मामलात में हमने देखा है कि नुकसान हुआ है। रेकोडेक देखें, स्टील मिल देखें, और चीज़ों में देखें कि गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी कुछ और होती है, अदलिया की कुछ और होती है। तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन इस वक्त बेहतर होता कि मुलाकात से पहले कोई जजेस अपना कोई जो है वो अपना एक एलामिया जारी करते और प्राइम मिनिस्टर एक लेटर लिखते, क्योंकि एक बड़ी जमात के बड़े कंसर्न है, वो मज़ीद इसको इशू बनाएंगे। ये बड़ी अहम बात है। मतलब कमिश्नर साहब का ये मामला वकला तहरीक की तरफ चला जाए और जिस पर हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर हो, इदारों पर एक प्रेशर हो, ये उस तरफ जाता आपको नजर आ रहा है? देखिए, मामला जो भी है ये इस बात पे तो कोई वो दो राय नहीं है। गो कि ये 2023 के मामला, बेशतर मामला जिनका इशारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने किया है वो उससे मुताल्लिक हैं। तो अब मसला यही है कि उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो जाहिर है कि वो आला अदलिया के जजेस के एहतसाब का इदारा है या फिर अपना जुडिशल जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट या तरमीम कर सकता है। बाकी आ जाते हैं 184(3) के नीचे। अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, आपको याद होगा कि इस 2013 में भी इस तरह की बात हुई थी और फिर जब अगर धांधली, मुनज़्ज़म धांधली का कमीशन था वो उसके अंदर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तय हुआ और फिर उस एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन बना था। तो ये वो मामलात हैं जो कि बहरहाल ये देखने होंगे कि आया अगर इस तरह के इदारों के एक दूसरे इदारे के ऊपर इल्ज़ामात हैं तो उसका इन्वेस्टिगेट करने का उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी आइनी और कानूनी जो हैं वो रुकावटें और कदगने भी आती हैं, लेकिन एक रास्ता ज़रूर नज़र आता है कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है, वो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और दूसरे लोग हैं उनकी सरबराही में या चीफ जस्टिस से मुशावरत करने के बाद एक जुडिशल कमीशन बन सकता है जो कि इन तमाम मामलात की इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे और जो जिम्मेदार हों। जैसे कि हमने अभी देखा है कि फैसलाबाद धरना केस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वफाकी हुकूमत ने ये कहा कि वो एक
कमीशन बनाएगी और उसके ऊपर वो कमीशन बना और उसकी रिपोर्ट भी मेरा ख्याल में शायद कंप्लीट हो चुकी है। वो कब तक सामने आती है ये देखने वाली बात है। असद मलिक साहब, आप बताइएगा, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी ये कहा जाना कि जी एक इंक्वायरी के लिए एक 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी हो, आपको लग रहा है कि ये मामला कहीं ना कहीं मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या फिर कोई वकला तहरीक की सूरत में आगे बढ़ सकता है अगर इस मामले को सेटल नहीं किया जाता? मेरा नहीं ख्याल कि वकला तहरीक तक मामला जाए और बज़ाहिर ये भी लग रहा है कि इश्यूज़ को सिर्फ हाईलाइट करना मकसद था कि ताकि जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ जो असरअंदाज हो रही हैं वो ज़रा डिफेंसिव हो जाएं। मेरा ख्याल है कि ये जो स्टेटमेंट आ गई है, अब क्या ये डेटरेंस बन गया है, इसके बाद जो है वो जजेस जो है वो जो समझते हैं कि हम पे प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ये देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बाहर का जो चीफ जस्टिस काजी फैसा जो खुद ज़ेर अताब रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा यही था कि माजी में साकिब निसार, उमर रज़ा बंदयाल हों, गुलजार अहमद हों, उनके दौर में जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होने के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और उन्होंने बल्कि उमर रज़ा बंदयाल साहब यही कहते रहे कि सब्र करें। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसा इस हालात में क्या वो करते हैं। ये भी हो सकता है कि इंक्वायरी कमीशन की रिक्वेस्ट अगर हुकूमत की तरफ से आए तो नॉमिनेशन तो चीफ जस्टिस को कहा जाए कि वो दें, किसी जज की, हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। लेकिन ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये अगर सिर्फ कमीशन भी बन गया तो मेरा ख्याल है कि डेटरेंस इतना बन जाएगा कि जो चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह ट्रिब्यूनल्स अब बन गए हैं, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जिन्होंने ख़त लिखा है वो तीनों इलेक्शन मैटर जो इस्लामाबाद के हैं वो उन्होंने सुनने हैं और कई मामलात हैं। तो ये ट्रिब्यूनल के जो जजेस हैं इन पे अब क्या वो किस तरह केसेस करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी लिटिगेशन होनी है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। तो अब देखना है कि वो किस तरह चीज़ें लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। साथ ही मौलाना फजल रहमान ने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर आएंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ भी ऐलान कर चुके हैं, अलग से आएंगे। क्या मामला है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत को इब्तिदा से ही बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ रही है और 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। इस जलसे को 23 मार्च को होना था और इमरान खान ने कहा था कि मौलाना फजल रहमान को भी इस जलसे में शिरकत की दावत दी जाएगी। अब ये जलसा 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में करने का ऐलान किया गया है, मगर माजी में पीडीएम की सरबराही करने वाले और पीडीएम हुकूमत में शामिल रहने वाले मौलाना फजल रहमान अब खुद अपने पुराने इत्तेहादियों की हुकूमत में सड़कों पर आने का ऐलान कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया है कि इलेक्शन में धांधली के खिलाफ 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से एहतजाजी तहरीक का आगाज करेंगे। हम इस इलेक्शन के नतायज को तस्लीम नहीं करेंगे और इनके नतायज को मुस्तरद करते हैं। ये अवाम की नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा है। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से इस तहरीक का आगाज करेंगे। इस ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। हमारे साथ खुद सारी सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, इलेक्शन हुए, आपकी नाराज़गी की खबरें सामने आई, मियां नवाज शरीफ साहब खुद आपको मनाने आए, फिर नून लीग के रहनुमाओं ने यह तस्लीम किया कि जो हुकूमत साजी का अमल था उसमें मुशावरत में हमसे कोताही हुई, हमें मौलाना साहब से को मुशावरत का हिस्सा बनाना चाहिए था। मगर उन्होंने इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि आप सड़कों पर नहीं आएंगे, मगर आप आने जा रहे हैं। क्या मामलात नहीं तय पाए या मामलात तय पा ही नहीं रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी? देखिए, मामलात हैं क्या, पहले तो इसका तयन होना चाहिए। उसके बाद फिर ये सवाल पैदा होता है कि तय हुए या नहीं हुए। बुनियादी बात यह है कि हमारा जो मसला है और जो हमारा इल्ज़ाम है वो वाज़ेह और बड़ा कती है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो आप ये भी ज़रा सोचें इस हवाले से कि क़तई नज़र इसके कि हुकूमत में कौन है और हमारे साबिक़ पुराने हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन हमारे मद्देनज़र सिर्फ़ वो क़ुव्वत होगी इस तहरीक में कि जिन्होंने नताइज को तब्दील किया है, जिन्होंने धांधली की है, जिन्होंने धांधली के लिए मनसूबाबंदी की है, ताकत इस्तेमाल की है और तमाम जो उनके पास वसाइल मौजूद हैं वो उन्होंने इस पे सर्फ किए हैं कि अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल कर सकें। तो हमारी तहरीक में यकसुई होगी और वो सियासतदानों के हवाले से हमारा एहतजाज, ये तो ठीक है कि हुकूमत अगर है और वो ऐसे अब नताइज पर मबनी हुकूमत है जो हमें काबिल कबूल नहीं है, तो
ज़िमनन तो यकीनन हुकूमत निशाने पे आएगी, लेकिन बुनियादी तौर पर हम उन इदारों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ हम एक तहरीक की तरफ जा रहे हैं जो इन्होंने खेल बना रखा है इलेक्शन को, और आवाम की हक़ राय दही को जिस तरह खिलवाड़ बना रखा है, इस तरह की इजाज़त हमारी तरफ से नहीं हो सकती। हम अपना एहतजाज करेंगे और ये हमारा आईनी हक़ है। मतलब यानी हुकूमत गिराना आपका बुनियादी मकसद नहीं है, फिर हुकूमत गिराना और नए इलेक्शन करवाना? हुकूमत तो जो यही तो मसला है कि क्या ये तस्लीम किया जाएगा कि ये धांधली की हुकूमत है। जब तस्लीम हो जाएगा और आवाम अपनी राय देंगे तो खुद ब खुद हुकूमत गिर जाएगी, और हुकूमत ऐसी नहीं है मुस्तहकम कि वो चल सकेगी। एक इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है, लेकिन ऐसी कमज़ोर हुकूमतें बनाने का मंसूबा कौन बनाता है, ये मंसूबाबंदी कहाँ होती है, ये मफाद किसका होता है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और हमें इस मरज़ की दवा करनी चाहिए कि कम से कम आवाम जो एक हक़ रायदही रखते हैं वो भी कुछ मुतमईन नहीं है कि हमने कुछ फ़ैसले दिए, वज़ाहिर कुछ आए, जो जीत गए हैं वो भी मुतमईन नहीं है, जो हार गए हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। मतलब और मुश्तरका जिद्दोजहद आपकी और तहरीक इंसाफ की हो सकती है? इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था रिपोर्टर से बात करते हुए कि आपको दावत दी जाएगी 23 मार्च वाले जलसे में, हुआ 23 मार्च को, मगर जी मुझसे इस हवाले से कोई रब्ता नहीं है। और अगर रब्ता किया जाता है तो आप कंसिडर कर सकते हैं? अगर की बात फिर अगर पे छोड़ देना चाहिए। मतलब मगर आपका जो एतराज़ है वो सबसे ज़्यादा किस सूबे के लिए है? सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पंजाब के लिए है? पंजाब के लिए भी है, सिंध के लिए भी है, केपी के लिए भी है, बलूचिस्तान के लिए भी है। ज़ाती तौर पर आपकी ज़्यादा नशिस्तें कहाँ आपको लगता है कि आप ज़्यादा नशिस्तें लेते अगर धांधली ना होती? आप छोड़े मेरे नशिस्तों को, कौम की बात करो, अवाम की बात करो, हक़ रायदही की बात करो। ये क्या मतलब कि हम एक मसले को फिर ज़ात की तरफ ले जाते हैं या एक पार्टी की तरफ ले जाते हैं कि चूंकि फ़लानी पार्टी हार गई है तो इसलिए वो एहतजाज कर रही है। मैंने न 2018 में सिर्फ अपनी पार्टी के हवाले से एहतजाज किया, न आज मैं अपनी पार्टी और अपनी ज़ात के हवाले से एहतजाज कर रहा हूँ। ये कौमी मसला है और कौमी मसले के अंदाज में इसको हम उठाएंगे। मतलब जब आपने ज़ाहिर 2018 के बाद आपने एहतजाज किया और जो PDM की बनी उसके बनने की वजह आपका एहतजाज था, मगर हुआ ये मौलाना फजल रहमान साहब के आप ज़ाहिर सड़कों पर जो तवाना आवाज़ थी वो आप ही की थी, इसी की वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट भी मिली, PDM का इत्तेहाद बना, मगर मसले का हल तो पार्लियामेंट के अंदर से ही निकला और वो उसी तरीके से आप लोग हुकूमत गिराने में कामयाब हुए, खुद हुकूमत में आने में कामयाब हुए। तो अब भी रास्ता पार्लियामेंट के अंदर से ही नहीं निकलेगा मौलाना साहब? देखिए, उस वक्त जो सूरत हाल थी बड़ी मारूजी किस्म की थी, उसको ज़्यादातर अब उसूल किताबें ले जाएंगे तो फिर हिकमत अमली का मसला आएगा। हिकमत अमली हमारी सही साबित नहीं हुई। मैं उनको पीटता रहा कि आप तहरीक के ज़ोर से हुकूमत को चलता करें, आप पार्लियामेंट से अपने इस्तीफ़े दे दें। इतने इस्तीफ़े होंगे कि फिर बकिया जो सीटें रहेंगी वो हुकूमत नहीं चला सकेंगी, दोबारा इलेक्शन देना पड़ेगा। लेकिन जब सब दोस्तों ने तय कर लिया कि हम तो अब बाप पार्टी भी हमारी तरफ आ गई और MQM भी हमारी तरफ है और वो आदमी एतमाद में वोट देने के लिए तैयार हैं, तो फिर जाहिर है जी कि इतने बड़े इत्तेहाद को फ़ौरन तोड़ना, जबकि ये ठीक है कि इस्तीफ़ों की सूरत में बहुत अच्छी कामयाबी हमें मिलती, लेकिन जो हिकमत अमली उन्होंने अपनाई, हमने इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए उस वक्त अपनी राय कुर्बान की है अपने इन दोस्तों के लिए। लेकिन आज उनको चाहिए था कि अपनी हुकूमत कुर्बान कर देते हमारी उस राय पर, जब 2018 में यही मैंडेट मुस्लिम लीग के पास था, जब 2018 में यही मैंडेट पीपल्स पार्टी के साथ था। इसी मैंडेट के साथ उन्होंने कहा धांधली हुई है और आज भी उनके पास वही मैंडेट है, तो उसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है? मतलब मगर नून लीग ये कहती है कि हम तो जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत गई हम तो इलेक्शन में जाने को तैयार थे, पर जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत करना चाहते थे, जिसकी वजह से हमने हुकूमत की और हमें उसका बोझ उठाना पड़ा इलेक्शन में। नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हक़ाइक़ को मसख़ न किया जाए। मेरी राय सारी PDM के एक एक लीडर को मालूम है। यानी आप इसके हामी नहीं थे? इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई, आप चाहते थे फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं? जी, हमारी राय यही थी। मगर मान साहब अभी तो जब एक बहुत बड़ा केयर टेकर सेटअप आया, उसके बाद भी जब इलेक्शन में जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप तो उस वक्त भी कह रहे थे कि हमें दहशतगर्दी के खतरात है, इलेक्शन अभी ना कराए जाएं।
नहीं, वो इस हवाले से नहीं था जी। हर खल्त मत ना करें ना जी। एक तो आप सहाफ़ी लोग जब मामलात को खल्त मत कर लेते हैं, एक बहस किसी में हो रही है, दूसरी बहस किसी हवाले से हो रही है। जिस वक्त उन्होंने हमें तारीखें दी और वो तारीखें मौसम के लिहाज से भी, और बाद में जो हमें थ्रेट मिलने लग गए, और ये थ्रेट कहाँ क्यों आज नहीं आ रहे, और ये इलेक्शन से पहले क्यों आ रहे थे, और हमें रोज़ाना यहाँ से थ्रेट लेटर भी जारी होते थे, ये सारा सिलसिला क्यों चला आखिर? तो जाहिर है कि उस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल इलेक्शन के करीब आते हुए पैदा हुई, और रोज़ रोज़ जो है हमले और धमाके और कत्ल खून और ये सारे वाक़यात, तो हमें जिक्र तो करना पड़ता था। इसके बगैर तो हम नहीं रह सकते थे कि हम कैंपेन नहीं चला सकते। और आपने हमें तारीख दे दी, कहते आइन का तकाजा है। तो मैंने कहा आइन का तकाजा अगर होता तो फिर 1.5-2 महीने और ताख़ीर न करते आप। और इस सारी सिचुएशन में मौलाना साहब, क्या इस बात की कोई पॉसिबिलिटी है कि पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि ये हुकूमत कमज़ोर इतनी है कि पीपल्स पार्टी अगर निकल जाए तो हुकूमत गिर जाती है, कि पीपल्स पार्टी, आप, तहरीक इंसाफ, कोई मुस्तकबिल में कोई ऐसा लाएअमल हो? क्योंकि सड़कों पर आकर हमने देख लिया रिसेंट हिस्ट्री में 2013 के बाद इमरान खान साहब ने गिराने की कोशिश की, नहीं गिरी हुकूमत, फिर आप लोगों ने गिराने की कोशिश की, सड़कों के जरिए नहीं, पार्लियामेंट के जरिए गिरी हुकूमत। देखिए, लफ्ज़ गिराने का सवाल नहीं है, बता यह है कि अवाम के साथ जो जुल्म हुआ है, वोट के साथ जो जुल्म हुआ है, उस पर कोई एहतजाज सियासी दुनिया में होता है या नहीं होता। सो हम वो फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे। हुकूमत फिर गिरती है या नहीं गिरती, वो अपना सवाल है। मतलब, और फिर इसमें एक इशू ये है मौलाना साहब कि 2013 के बाद जैसे इमरान खान साहब सड़कों पर आए, क्योंकि नून लीग जीत गई थी, 2018 के बाद इमरान खान साहब जीत गए थे तो आप लोग सड़कों पर आए, पूरी पीडीएम सड़कों पर आई। और हकीकत ये है कि 2024 में भी अगर इमरान खान साहब जीत जाते तो आप लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर सड़कों पर आए होते। तो इस साइकिल पर टूटेगा कैसे कि इस साइकिल को तोड़ा जाए और मसले को हल किया जाए कि इलेक्शन की एक सैंक्टिटी हो, क्रेडिबिलिटी हो? देखिए, यही सवाल जो आप मुझ पे कर रहे हैं, यही मेरे सवालात हैं इस इंतखाब पर और इलेक्शनों के ऊपर। तो ये चीज़ें सारी की सारी अगर जमातें मुतमईन होती इन नताइज से, मैं तो कोई माने या ना माने, ये एतराफ़ करें या ना करें, पीपल्स पार्टी एतराफ़ करे ना करे, मुस्लिम लीग एतराफ़ करे ना करे, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, मिलकर हमने काम किया है। बखुदा मैं दावे से कहता हूँ कि वो भी इंतखाबात के नताइज से मुतमईन नहीं है। मगर मौलाना साहब, आप एक ऐसी शख्सियत है ना जिसका पार्लिमानी निज़ाम में और जमहूरियत में भरोसा रखना, इस निज़ाम में हिस्सा लेना, ये बहुत अहमियत रखता है मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपकी जमात का। तो ये सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़े, पार्लिमानी तरीके से, जमहूरी तरीके से, इसके लिए क्या हो कि सारी जमातें मिलके कुछ डिसाइड करें, फिर इदारे को बिठाएं साथ और फिर डिसाइड करें किस तरीके से मामला आगे बढ़े कि पाकिस्तान भी आगे बढ़े, जमहूरियत भी आगे बढ़े। हम आज भी पार्लिमानी निज़ाम के साथ खड़े हैं। हमने अभी तक पार्लिमानी निज़ाम से लाताल्लुक़ होने का कोई फ़ैसला नहीं किया। हम पार्लिमानी किरदार को बरकरार रखने का फ़ैसला कर चुके हैं। हम आज भी आइन के साथ खड़े हैं, हम आज भी कानून के साथ खड़े हैं, हम आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन इस निज़ाम में अगर कोई ख़राबी पैदा करता है और इसकी तौहीन करता है, इसकी बेइज्जती करता है, तो फिर इसकी इस्लाह के लिए भी तो कोई आवाज़ होनी चाहिए ना। आप उस आवाज़ को भी ख़त्म करना चाहते हैं क्या? वो आवाज़ बिल्कुल होनी चाहिए मौलाना साहब, मगर मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि चीज़ें इंप्रूव भी हों। 2013 से 2018 के बाद भी आप लोग निकले मगर चीज़ें पीछे चली गई, बजाय इसके कि आगे जाती और निज़ाम में बेहतरी आती। तो निज़ाम में बेहतरी आए कैसे? 2013 से फिर आप 2013 से शुरू न करें ना, फिर उससे पहले से भी यही हालत है। और मौलाना साहब, क्या हुकूमत की तरफ से आपसे रब्ता किया गया है किसी भी तरीके से? अभी राब्ते तो बहुत हुए हैं, एक राब्ता तो नहीं है, लेकिन हमें अब तक किसी तरीके से भी कोई इत्मीनान नहीं दिला सकता, ना हमारे मौक़िफ़ की कोई तरदीद कर सकता है, ना हमारे मौक़िफ़ को गलत कह सकता है। अब सिर्फ ये कहना कि जी आप छोड़ दें, आप ऐसा ना करें, और जो कुछ हो चुका है बस ठीक है, अब चलना है, तो इस कीमत पर हम अपना मौक़िफ़ वापस लेने के लिए आमादा नहीं हो रहे। और जो आपकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, उसमें क्या बात हुई, क्या तय पाया था? मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, कल भी थे, आज भी हैं। और ये एतमाद और एक दूसरे के साथ दोस्ती का जो ताल्लुक़ है वो हमारा तो अब ऐसा है कि जैसे ज़ाती एक ताल्लुक़ डेवलप हो गया। तो वो तशरीफ़ ज़रूर लाए थे और मुझे उनके जज्बात और एहसासात
का पूरा इल्म है। मैं भी जानता हूँ कि वो किस हद तक गर्विदा हैं इस सारी सूरत हाल में और कितने वो परेशान हैं इस सारी सूरत हाल के लिए। तो ज़ाहिर है जी कि जो पोजीशन उनकी पार्टी ने ले ली है, तो अब वो हमारे लिए दुआ कर सकते हैं, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। मतलब तो आपने उन्हें बताया कि आप अब उन्हें नया लाडला समझते हैं? जी मैंने बताया, मैं तो कभी अपना मौक़िफ़ किसी पे मख्फी नहीं रखा है जी। फिर क्या कहा मियाँ साहब ने? जी फिर मियाँ साहब ने क्या जवाब दिया जब आपने कहा आपने बताया उन्हें? तो मियाँ साहब ने क्या जवाब देना था जी, बस वो भी मैंने कहा जिस तरह मैं रो रहा था इस तरह उन्होंने भी हमने एक दूसरे के साथ गम शरीक किया है। और मियाँ साहब, आपको ये हुकूमत चलती नज़र आती है या मुश्किल लगता है इसका चलना? हज़रत मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये डिलीवर कर सकेंगे। ये हुकूमत मुकम्मल एस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में होगी, फ़ैसले वही करेंगे, उन्हीं के फ़ैसलों के साथ पॉलिसियाँ बनेंगी, उन्हीं के फ़ैसलों के तहत कानून साजियाँ होंगी, पार्लियामेंट एक रबर स्टैम्प होगा। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, उन चैलेंजेस का वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे और बिल आखिर तमाम तर नाकामियों की ज़िम्मेदारी सियासतदान अपने सरों पे ले लेंगे। मैं तो इस बात पे परेशान हूँ कि जुर्म कोई और करता है, सियासतदान उसको अपने सर पे ले लेते हैं, उन्हीं की गलतियों के नतीजे में सियासतदान ज़िम्मेदारियाँ कबूल कर लेते हैं और फिर आगे जाकर जो गालियाँ मिलती हैं आवाम की तरफ से, जो नाराज़गियाँ होती हैं, वो सारे हुकूमत पे थोप देते हैं। वैसे तो आपका जो इस वक्त मौलाना साहब अकेले ही आप आगे अपनी मुहिम चलाएंगे, अपने सड़कों पर आएंगे, या कोई है कि आप अलायंस बनाएंगे पीटीआई के साथ आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए पीटीआई के हवाले से भी हमें अपने सूबे के नताइज पर एतराज़ है और उनके और हमारे दरमियान इस वक्त तक कोई राब्ता नहीं है सिवाय उस इब्तिदाई राब्तों के। तो अगर कोई राब्ता होता है, राब्ते के ज़रिए कुछ मामलात आगे बढ़ते हैं, कुछ इफ़हाम व तफ़हीम होता है, तो हमने तो ये बात उनसे कही है कि फ़ौरी तौर पर तो न आपकी पोजीशन तब्दील हो सकती है हमारे हवाले से, न हमारी पोजीशन तब्दील हो सकती है आपके हवाले से। जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो कोई इलेक्शन के हवाले से या कुछ सीटें जीतने हारने के हवाले से तो नहीं थे, वो तो एक ख़ास नज़रियाती हवाले से कुछ बातें थीं। अगर उनके लिए माहौल बन सकता है तो हम खैर मक़दम करेंगे, ताकि हमारे दरमियान अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे जो आज तक नहीं हल हो सके और इसके बाद उसके लिए अगर माहौल बनता है तो सियासी लोग ना मुज़ाकरात से इनकार करते हैं, न मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने से इनकार करते हैं, न सियासी लोग जो है उसके कोई मसले का हल निकालने से इनकार करते हैं। तो अगर कैसी कोई सूरत हाल बनती है तो मुस्तक़बिल में हम इसको खैर मक़दम कहेंगे। लेकिन यह है कि सरदस्त उस हवाले से जमात ने कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया कि हम उनके साथ मिलकर कोई तहरीक चला रहे हैं। आपको रवैये में तब्दीली नज़र आती है उस तरफ से? चकधरी साहब को सदारती उम्मीदवार बनाना, आपके लिए बात करना कि जी आपसे बात की जाएगी, आपको दावत दी जाएगी, फिर आके आपसे मुलाकात भी करना, एक रवैये में तब्दीली नज़र आ रही है? जी, रवैये में तो तब्दीली नज़र आ रही है और अच्छी बात है। तो सियासत में एक मुस्बत और सेहतमंद रवैया है। अगर इस तरह हम आगे बढ़ते हैं तो कोई मुज़ायक़ा तो नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद एक और अहम खबर आपके सामने रखिए। गुज़िश्ता रोज़ शांगला में पेश आने वाले दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े के तनाजुर में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत चारों सूबों के वज़राए आला और पुलिस चीफ्स ने भी शिरकत की है। और इस इजलास में सरहदों के पार दहशतगर्दों के लिए दस्तयाब पनागाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पिछली 2 दहाइयों में साबित कदमी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और पाकिस्तान उसके अवाम और उनके मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वाले हर दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। साथ ही आज इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि शांगला वाक़े पर GIT बनाई जाएगी जो इस वाक़े की तहकीकात करेगी। इसके अलावा आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी चीनी सिफारत खाने का दौरा किया है और दहशतगर्दी के हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत की है। साथ ही ये यकीन दहानी कराई है कि इस हमले में मुलव्विस मुजरिमों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह बयान सामने आया है कि दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ने के पेश नज़र बॉर्डर सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मनबा अफगानिस्तान में है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल इस सिमत कोई पेशरफ नहीं कर रहा। दहशतगर्दी के ठिकाने उनके इल्म में हैं, उनकी सरजमीन से
दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर सारी दुनिया की रिवायती बॉर्डर से मुख्तलिफ है। उन्होंने मजीद कहा है कि काबुल से ताउन मैसर नहीं है। पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तमाम आलमी कवानीन नाफिज करना होंगे। बॉर्डर पर दहशतगर्दों की ट्रैफिक खत्म करनी होगी। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 3 बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद आज आला सतह पर सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया है। देखना होगा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस चैलेंज से कैसे निपटती है। अल्लाह हाफ़िज़।